बात कर रहे थे एफ टेस्ट और एनोवा। ठीक है, पिछले टेस्ट जो हमने जेड टेस्ट पढ़ा उसकी तरह ये जो टेस्ट है ये भी फिशर का दिया हुआ है, इसको हम फिशर एफ टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिशर्स का एफ टेस्ट, फिशर्स एफ टेस्ट। जस्ट ए मिनट। तो अब देखिए ये एफ टेस्ट किस पर्पज से यूज होता है। यहाँ एफ टेस्ट की तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एनोवा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इनकी जरूरत कहाँ है, किस पर्पज से ये टेस्ट यूज होते हैं। तो पहले बात करते हैं एफ टेस्ट की। एफ टेस्ट का एक और भी नाम है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस रेशियो टेस्ट। ठीक है, वेरिएंस जैसे कि आप सभी समझते हैं, वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपका एफ टेस्ट है, या जिसको आप लिख सकते हैं फिशर्स एफ टेस्ट, फिशर्स एफ टेस्ट। ठीक है, इसका नाम है वेरिएंस रेशियो टेस्ट। थोड़ा सा इसको करेंगे, करके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज अपना जो फोकस रहना है वो एनोवा पर रहना है। एनोवा से बनता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पहले दोनों को समझते हैं, दोनों की क्या जरूरत है, कहाँ और कैसे इनको यूज करते हैं। ठीक है, करने में दोनों का जो मेथड है अलग अलग रहेगा, दोनों अपने आप में आप अलग अलग मान सकते हो, दोनों का पर्पज भी अलग है। तो पहले बात करता हूं मैं वेरिएंस रेशियो टेस्ट की। वेरिएंस जैसा कि आप समझते हैं, वेरिएंस किसे बोलते हैं। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर एक सैंपल का स्क्वायर है तो वो सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, तो हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास दो सैंपल्स के वेरिएंस होंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों सैंपल्स हैं क्या एक ही पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए हैं, यानी कि जो इन सैंपल्स के बीच में वेरिएंस है क्या वो वेरिएंस सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से अलग है या नहीं है। तो दोनों सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर आता है, यानी कि जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं, उसका अनुपात यहाँ पर लिया जाएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं एफ टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एनोवा पर हम आएंगे। एनोवा पर अभी हम डिटेल में भी समझेंगे। एनोवा को आप एक तरह से कह लीजिए जो टी टेस्ट है उसका एक्सपेंशन है। टी टेस्ट में जैसे हम दो सैंपल्स के मीन को चेक करते हैं, दो सैंपल के मीन के बीच में डिफरेंस को चेक करते हैं। ठीक है, पर लिमिटेशन क्या है कि टी टेस्ट में केवल दो ही सैंपल हम ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अभी तक हम जो एग्जांपल लेते रहे, बॉयज का लिया, गर्ल्स का एक एग्जांपल लिया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि भाई एक विलेज है एक्स, एक विलेज है वाई, एक विलेज है जेड, इस विलेज में जो जमीन है वहां पर स्क्वायर जो प्रोडक्शन है वो 1000 kg है ऑन एन एवरेज, यहाँ 800 kg है। ठीक है, पर हेक्टेयर सॉरी, और यहाँ मान लीजिए आता है 900 kg पर हेक्टेयर। तो क्या इन तीनों के बीच में जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, क्या इन तीनों की प्रोडक्टिविटी एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली अलग है या नहीं। तो टी टेस्ट तो कैसे करेगा, टी टेस्ट कहेगा देखो भाई मेरी लिमिटेशन है दो तक, मैं एक्स और वाई में चेक करके दिखा सकता हूँ आपको, वाई और जेड में चेक करके दिखा सकता हूँ, और फिर एक्स और जेड में चेक करके दिखा सकता हूँ। एक साथ तीनों का अगर आप फिर से पूछते तो वो मैं नहीं बता सकता। तो वहां पर हमारे काम आएगा एनोवा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टी टेस्ट का जस्ट एन एक्सपेंशन है। तो ये भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। ठीक है, और पैरामीट्रिक टेस्ट किनको बोलते हैं, जहां वो टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास एक प्री एजम्पशन हमें लेकर चलनी पड़ती है कि ये जो सैंपल जिस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया होगा वो सैंपल, वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रही होगी। ठीक है ना, तो पॉपुलेशन को लेकर कुछ हम प्री एजम्पशन लेकर चल रहे हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो वहां पर हम उसको पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। जब इसका उससे कोई लेना देना ना हो, पॉपुलेशन कैसी भी हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ना हो, पैरामीटर मेरे पास हो ना हो, तब उस तरह से जो टेस्ट लगाए जाते हैं उनको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बोलेंगे। वो भी अपने सिलेबस का पार्ट है, उनको भी हम पढ़ेंगे, इसके बाद उनका ही नंबर आएगा। ठीक है, ये एक तरह से कह लीजिए कि पैरामीट्रिक टेस्ट में लगभग हम लास्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो ये इन दोनों का मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया कि एफ टेस्ट की जरूरत है वेरिएंस के रेशियो को चेक करने के लिए। दो सैंपल्स के वेरिएंस का रेशियो है, उसमें सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस को चेक करना है, उसे उस पर्पज से हम एफ टेस्ट यूज करेंगे। और एनोवा का हम यूज करेंगे एक तरह से टी टेस्ट के एक्सपेंशन के रूप में, कि जो टी टेस्ट मेरे पास है, ठीक है, वो सिर्फ दो सैंपल के लिए काम करता है। दो से ज्यादा सैंपल अगर मेरे पास हो तो उनमें उनके मीन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो वहां पर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाएंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। एक चीज इन दोनों में कॉमन रहेगी, वो रहेगी इनकी टेबल वैल्यू, ठीक है। अब इसकी टेबल वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जरा उसको देखिए, ठीक है। टेबल वैल्यू, इसकी जो टेबल वैल्यू है वो एफ वैल्यू हो कहलाती है, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, एफ वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, वो कही जाती है इसमें। अब वो निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे टी टेस्ट की अपनी एक टेबल थी, उसी तरह से जो एफ टेस्ट है उसकी भी अपनी एक टेबल है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वही देखना बताता हूँ कि वो टेबल कैसे है, किस तरह से यूज करेंगे। देखो जरा एक बार उस टेबल को मैं दिखाता हूँ, स्टैटिस्टिकल टेबल, ये रही, ठीक है। एक बार ये ओपन हो जाती है, उसके बाद हम काम करते हैं आगे। तो एक मिनट, स्टैटिस्टिकल टेबल एक बार ये ओपन कर लेता हूँ मैं, आपको इसमें एफ टेस्ट की टेबल दिखाना चाह रहा हूँ। ये का स्क्वायर है, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसको। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, वैल्यू ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोशिश करता हूँ अगर ये जो है थोड़ा इसको सीधा किया जा सके तो। जस्ट मिनट, रोटेट, देखिए अब शायद इसको ठीक से देख पा रहे होगे सीधा। तो ये वैल्यू है एफ की, ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन एट 5% पॉइंट, ठीक है। और दूसरी टेबल है 1% पर, दोनों पर अलग अलग टेबल है, 5% पर लेना है तो अलग, और 1% पर लेना है तो अलग। अब ये 5% वाली ही ज्यादा यूज होती है, तरीका देखने का दोनों का सेम है, तो मैं पहले भी 5% पर ही बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्योंकि जब रेशियो लिया जाता है, रेशियो कैसे होता है कि एक वेरिएंस ऊपर आएगा और एक वेरिएंस नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, इधर और इधर दोनों तरफ ये नंबर डले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डली हुई है, ठीक है। और इन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर देखा जाएगा इसको। अब जो न्यूमरेटर है, यहाँ लिखा भी हुआ आपको नजर आ रहा है, जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ऊपर और डिनोमिनेटर की वैल्यू नीचे। मान लीजिए इस तरह से समझो, जैसे मान लो सैंपल जो ऊपर आ रहा है, ठीक है, जो सैंपल वैल्यू हमने ऊपर लिखी, ठीक है, वहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, और डिनोमिनेटर की अगर मान लीजिए आती है 12, तो हम यहाँ न्यूमरेटर यहाँ लेंगे ओरिजेंटल लाइन पर, डिनोमिनेटर को इस वर्टिकल लाइन पर लेंगे, तो यहाँ 10 और यहाँ हो गया अभी मान लो 15, तो 15 10 कहाँ मिल रहे हैं आकर, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये 2.54, ये उसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। अभी आपको समझ में तब आएगी जब मैं एक बार इसका जो क्वेश्चन करा के आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तब आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले जरा उसको शुरू करते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले एफ टेस्ट, एफ टेस्ट जिसका नाम है वेरिएंस रेशियो टेस्ट, ठीक है। और वेरिएंस रेशियो टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, एफ वैल्यू निकालते हैं। एफ वैल्यू होती है लार्जर एस्टीमेट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्मॉलर एस्टीमेट ऑफ वेरिएंस,
मतलब जो दो सैंपल्स है दोनों सैंपल्स के वेरिएंस निकाल दो। पहले सैंपल का वेरिएंस हो जाएगा S1 स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला करते हो, सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस वन, ऐसे ही करते हो फिर इसका अंडर रूट करते हो। अब लेकिन मुझे यहाँ वेरिएंस चाहिए तो इसका अंडर रूट मत करो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है, तो जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। तो S1 स्क्वायर है तो ये x1 माइनस एक्स बार वन का स्क्वायर नीचे n1 माइनस वन, ये पहले सैंपल की वेरिएंस की वैल्यू आ गई। ऐसे ही S2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस एक्स बार टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस वन। ठीक है, तो आप क्या करें, इन दोनों सैंपल्स के वेरिएंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर दें। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से जोन सा भी बड़ा हो, इसीलिए मैंने फॉर्मूले में ये लिखा है, ये नहीं लिखा S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर, क्योंकि हो सकता है S2 स्क्वायर ऊपर आ जाए, हो सकता है S1 स्क्वायर ऊपर आ जाए। तो इन दोनों में से जोन सा भी बड़ा है उसको ऊपर लिखो। लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, मान लो ये वाला बड़ा है तो ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, अगर मान लो ये S2 छोटा है तो S2 नीचे आ जाएगा, या S1 वाला छोटा है तो वो नीचे आ जाएगा, बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। ठीक है, और ये निकलेंगे ऐसे, और इसको हमने भी टी टेस्ट में यूज करके देखा है तो प्रॉब्लम कोई होगी नहीं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले सैंपल के लिए n1 माइनस वन, दूसरे सैंपल के लिए n2 माइनस वन। ठीक है, पहले सैंपल के लिए भी जो जितने नंबर है उसमें से वन घटा दो, दूसरे सैंपल के लिए भी जितना नंबर है उसमें से वन घटा दो, और फिर इनमें से देखो कौन सा वाला ऊपर आया। मान लो पहला वाला सैंपल ऊपर आया है, ठीक है, पहले सैंपल में मान लो आइटम है 8, दूसरे सैंपल में मान लो आइटम है सपोज करिए 12, तो पहले सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 7, दूसरे सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 11। अब बड़ा वाला कौन सा आया है, ये इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम को मत देखना, बड़ा एस्टिमेट कौन सा है। मान लो पहले वाला एस्टिमेट बड़ा है और वो ऊपर आ रहा है, तो जो अपनी अभी एफ टेबल दिखाई थी उसमें न्यूमरेटर को तो यहाँ देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 को ढूंढेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से, और ये जो वैल्यू होगी वो उसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। बस इतनी सी बात इसमें समझनी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसमें टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन, दो सैंपल्स हमने ड्रॉ किए दो नॉर्मल पॉपुलेशन से। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंस। अब दो सैंपल्स हमने लिए हैं, दो अलग अलग पॉपुलेशन से निकाले हैं, हम इस बेस पर, इन सैंपल के बेस पर ये चाहते हैं देखना कि क्या ये जो दोनों पॉपुलेशन हैं उनका वेरिएंस बराबर होगा, मतलब इन दोनों के वेरिएंस में डिफरेंस और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो हमें चेक करना है 5% लेवल पर। कुछ ना कहता हूँ, वैसे 5% ही लेते हैं। ये सैंपल 1 है, सैंपल 1, मैं इसकी वैल्यू को x1 से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें कितनी आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइटम्स हैं इसमें। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इनको, 66 67 75। ठीक है, फिर हैं भाई 76 82 84, 76 82 84, 76 82 और 84। ठीक है, और 88 90 और 92, 88 90 और 92। ठीक है, ये तो पहले सैंपल की आइटम है। दूसरे सैंपल की भी लिख दूं, सैंपल 2, ये है x2, इनकी वैल्यू है भाई 61, इसमें 10 आइटम है, n1 है 9, n2 है 10। पहले सैंपल में 9 आइटम है, दूसरे सैंपल में 10 आइटम है। ठीक है, और ये वैल्यूज हैं भाई 61 66 67 85, 67 85, फिर है 85 के बाद है भाई 78 63 85, 78 63 और 85,
ठीक है, 86, 88, 91, 86, 88 और 91। ठीक है, 10 आइटम इसमें होनी चाहिए। एक बार हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 85 तक 7, 8 9 10 हो गया भाई। ठीक है, अब पहला काम जब सॉल्यूशन करेंगे, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि दोनों सैंपल्स के वेरिएंस की बात हो रही है कि दोनों सैंपल्स के वेरिएंस में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों सैंपल एक ही तरह के पॉपुलेशन से या ऐसी पॉपुलेशन जिनके वेरिएंस सेम है वहां से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस that there is no significant difference in variance of two samples. ठीक है, it means we can say that both the samples are drawn from the population having same variance, जिनका वेरिएंस लगभग बराबर है। Then what next? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे S1 स्क्वायर चाहिए। उसके लिए x1 माइनस x बार 1 करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। अब पहले तो यानी कि इनका मीन निकालना पड़ेगा भाई। इनका टोटल करो तो सिग्मा ऑफ x1, ये जो टोटल जब हम करेंगे तो आप देखना ये आता है 720। तो x बार 1 कितना हो जाएगा, x बार 1 हो जाएगा 720 में को 9 से डिवाइड कर दिया तो 80। दूसरे का मीन क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ x2, ये टोटल आता है भाई 734, नहीं सॉरी 770। सो x बार 2 हो जाएगा 770 को 10 से डिवाइड कर दिया यानी कि 77। अब मुझे दोनों के वेरिएंस निकालने हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करूं मैं, x1 माइनस x बार 1, और आप चाहो तो एक कॉलम और बना लो, x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसी में कर देता हूं। तो 66 माइनस x बार कितना है पहले वाले का 80, तो 66 माइनस 80 कितना आया 14, 14 का स्क्वायर 196। 67 माइनस 80 13, 13 का स्क्वायर 169। 75 माइनस 80 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। 76 माइनस 80 4 आया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर इसी तरह से 4। और जब आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आगे फिर आता है ये 84 है, यानी कि 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, फिर 8 का स्क्वायर 64, 92 माइनस 80 10, 10 का स्क्वायर 100, और 92 माइनस 80 यानी कि 12, 12 का स्क्वायर 144। तो सिग्मा ऑफ x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर ये आता है कितना, इसको टोटल करेंगे तो 734 आ जाएगा, 734। इसी तरह से x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर 77 है, 61 माइनस 77 कितना हुआ 16, 16 का स्क्वायर हो गया 256। ठीक है, 66 माइनस 77 11, 11 का स्क्वायर 121। इसी तरह से 67 माइनस 77 10 आया, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, और एंड सो ऑन इसी तरह से लिखते चले जाते हैं। 85 माइनस 77 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो इनको अगर मैं आगे लिखता हूँ तो ऐसे ही 1। ठीक है, 78 माइनस, फिर यहाँ से आप करेंगे तो 1, और ये 196, फिर 64, फिर 81, फिर इसके बाद 121, 196, और ये टोटल कितना आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सिग्मा x2 माइनस x बार 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। ठीक है भाई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, दोनों का वेरिएंस निकालना है, तभी मुझे पता चलेगा इसमें से न्यूमरेटर कौन सा बनेगा, इसमें से डिनोमिनेटर कौन सा बनेगा। तो मैंने लिया S1 स्क्वायर, S1 स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ सिग्मा ऑफ x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस n1 माइनस 1। तो वही x1 माइनस x बार 1 तो कितना आ रहा था 734 आ रहा था इसका स्क्वायर टोटल।
और N2 कितना, N1 कितना था 9, 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो 734 को मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ। 734 डिवाइडेड बाई 8 ये आता है 91.75। 91.75। सिमिलरली S2 स्क्वायर कितना आता है भाई, ये आएगा सिग्मा ऑफ x2 माइनस एक्स बार 2 स्क्वायर N2 माइनस 1। तो ये टोटल आता है 770 नहीं 1200, अभी निकाला था हमने 1200। डिवाइड कर दो इसको 10 माइनस 1 यानी कि 9 से डिवाइड कर दो, 1200 को 9 से डिवाइड कर दो तो 133.33। तो अब देखो इनमें से कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। बड़ा वाला कौन सा है, ये है लार्जर एस्टिमेट, लार्जर एस्टिमेट, और ये है स्मॉलर एस्टिमेट। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और निकाल दो, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 9 माइनस 1 यानी कि 8, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 10 माइनस 1 यानी कि 9। ठीक है, अच्छा अब करते हैं काम। एफ रेशियो, इसे बोलते हैं एफ रेशियो। लार्जर यहाँ लिख देना, लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, जैसा कि ऊपर लिखा, स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अभी हम ऊपर लिखा रहे हैं सेम वही। तो इनमें से बड़ा वाला लार्जर एस्टिमेट क्या है 133.33, स्मॉलर एस्टिमेट क्या है 91.75। तो भाई 133.33 डिवाइड किया मैंने 91.75 से, तो आता है 1.453। ये एफ रेशियो आ गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, या टेबल वैल्यू जिसको आप बोल सकते हो, क्रिटिकल वैल्यू एट 5% लेवल। तो एफ की क्रिटिकल वैल्यू 0.05 पर कितनी आती है। ठीक है, तो वो अब आपको देखना है। अब जरा देखो इसमें ऊपर कौन सा आया है, दूसरे वाला सैंपल ऊपर आया ना, उस सैंपल में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही थी, उस वाले सैंपल की न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही थी। न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम थी भाई 10, नीचे इस वाले सैंपल में 10 आइटम थी ना, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और नीचे वाले सैंपल में यानी कि फर्स्ट सैंपल में 9 आइटम थी, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर वाले की हो जाएगी 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 8। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हो एट 5%, ब्रैकेट में कर दो, न्यूमरेटर 9, डिनोमिनेटर 8। ठीक है, और अब चलिए टेबल पर, न्यूमरेटर 9। ठीक है, न्यूमरेटर मिलेगा यहाँ, न्यूमरेटर 9, ये रहा 9। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना 8, डिनोमिनेटर है 8, यहाँ से ये हो गया 8। अब यहाँ से चलिए आप 8 और 9 का कॉम्बिनेशन में वैल्यू कितनी आती है 3.39। ठीक है, 3.39 ये वैल्यू है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो ऊपर जो आ रहा है सैंपल, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको तो यहाँ लिख देखो, नीचे जो लिखा जा रहा है सैंपल डिनोमिनेटर में, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको यहाँ ढूंढो, और दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि अब यहाँ ये वैल्यू आ रही है 9 और 8 के कॉम्बिनेशन पर 3.39, तो ये अपनी टेबल वैल्यू होगी 3.39। तो अब एफ वैल्यू है 1.453, टेबल वैल्यू है 3.39। तो अब क्या इंटरप्रिटेशन देंगे, हम ये इंटरप्रिटेशन देंगे कि कंप्यूटेड वैल्यू क्योंकि टेबल वैल्यू से कम है, काफ़ी कम है। ठीक है, इसलिए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों सैंपल्स हैं उनके वेरिएंस में डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों सैंपल जिन पॉपुलेशन से लिए गए हैं उन पॉपुलेशन के वेरिएंस में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एफ टेस्ट में तो बस जनरली इतना ही समझ ले, उतना भी काफ़ी है। ठीक है, और एक एग्जांपल आप लेना चाहें तो देखो, जैसे कि द स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेटेड फ्रॉम 2 सैंपल्स ऑफ साइज 9 एंड 13। ठीक है, 2 सैंपल्स हैं
ठीक है, एक सैंपल का साइज है 9, दूसरे सैंपल का साइज है 13, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान रखिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है, 2.1 है, और अगले का कितना है 1.8, ये H2 है। ठीक है, मे द सैंपल्स बी रिगार्डेड एज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन विद द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या हम मान सकते हैं कि सेम स्टैंडर्ड डेविएशन वाली पॉपुलेशन से निकाला गया होगा? तो सेम वही आपको सारा प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना है, एज इट इज क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही एफ टेस्ट की। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की। थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू आज इसका लेते हैं। तो नेक्स्ट है एनोवा। एनोवा से बनता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम करते क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टी टेस्ट में हम लोग जैसे पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट सैंपल वाला, टी टेस्ट का जो सेकंड फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, और हम मान लीजिए इस तरह की स्टडी कर रहे हैं कि भाई ये बल्ब, जैसे मान लो हमने बल्ब वाले क्वेश्चन लिए थे, हमने कहा ये एक्स ब्रांड का बल्ब है, वाई ब्रांड का बल्ब है, और भाई क्या बताओ इन दोनों का एवरेज लाइफ, इसका एवरेज लाइफ 500 घंटा है, इसका एवरेज लाइफ 550 घंटा है। तो क्या इस बेस पर मैं मान सकता हूँ कि वाई ब्रांड का बल्ब एक्स ब्रांड के बल्ब के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है? ठीक है, तो ये मुझे टी टेस्ट बता देता है। लेकिन जब साथ में एक ब्रांड और भी हो जेड, और उसका जो एवरेज लाइफ है 480 है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तीनों के जो लाइफ है उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, या तीनों का लाइफ क्या एक बराबर है? मतलब 2 से ज्यादा होने पर, 3 4 5 6 आगे कितने भी हो जाओ, तो वहां पर टी टेस्ट काम नहीं करता है। तो इसलिए वहां उस टी टेस्ट का काम करते हैं हम किससे? एनोवा से। बेशक इसको भी स्मॉल सैंपल टेस्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे टी टेस्ट में मैं आपको बोल रहा था कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ छोटे सैंपल में ही लग सकता है, बड़े में नहीं लग सकता। बड़े में लग सकता है टी टेस्ट, तो उसी तरह से एनोवा भी कितने भी बड़े सैंपल पर लगा सकते हो। वैसे इसको स्मॉल सैंपल टेस्ट बोलते हैं, जनरली छोटे सैंपल के लिए ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाता है। और ये इस कंसेप्ट पर आधारित है कि जो वेरिएंस है वो दो तरह का होता है। एक वेरिएंस होता है विद इन सैंपल, और एक वेरिएंस होता है बिटवीन सैंपल। ठीक है, विद इन सैंपल और बिटवीन सैंपल। मान लीजिए 3 सैंपल है मेरे पास, एक्स वाई जेड। इन सैंपल्स में जो मेरे पास मैंने 5 बल्ब लिए थे, 1 2 3 4 5, ये बल्ब चला 400 घंटे, 450 घंटे, 300 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे, इसी तरह से 500, 250, ठीक है, 400, मन से वैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, 300, और ये वाले हैं मान लो 600, 300, 400, 450 और मान लीजिए 300। अब ये मेरे पास रिजल्ट्स आए। तो एनोवा किस कंसेप्ट पर काम करता है? ये कहता है कि देखो, एक तो जो वेरिएशन होगा ना सैंपल के विद इन सैंपल, सैंपल के अंदर वेरिएशन की 40 40 से 40, 450 450 से 300, 300 से 200, मतलब ये एक्स सैंपल की मीन, एक्स सैंपल की एवरेज अगर इतनी है तो इसकी एक्चुअल वैल्यू इससे कितना डेविएट हो रही है। ऐसी वाई वैल्यू की भी वैल्यू देखो कितनी डेविएट हो रही है, जेड में भी देखो कितना डेविएशन हो रहा है। तो सैंपल के अंदर का डेविएशन एक तो हम उसकी तुलना करते हैं। फिर हम देखते हैं सैंपल्स के बीच में डेविएशन, कि एक्स सैंपल में जो वैल्यू है वो वाई सैंपल की वैल्यू से कितना डेविएट है, वाई सैंपल की वैल्यू जेड सैंपल की वैल्यू से कितना डेविएट है, और एक्स सैंपल में जो वैल्यूज हैं जेड की वैल्यू के मुकाबले कितना कम या अधिक डेविएट है। इसे हम बिटवीन सैंपल बोलते हैं। ठीक है, और इसके कंपैरिजन के आधार पर फिर हम एफ रेशियो निकालते हैं और उसी एफ रेशियो के आधार पर हमें पता चल जाता है ये जो डिफरेंस है, ये जो मीन है, वो मीन सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफर है या नहीं। तो इसके लिए एक तो आप अभी ये समझ लें, हम जो एक टर्म्स यूज करेंगे, हमारे पास कितने सैंपल हैं और एक सैंपल में कितनी आइटम है। तो उसके लिए मैं 3 टर्म्स में यूज करूंगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूं।
एक टर्म में यूज करूंगा स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब साइज ऑफ सैंपल, कि एक सैंपल में कितनी आइटम है। तो मान लीजिए पहले सैंपल में 5 आइटम है तो N1 हो जाएगा 5, दूसरे सैंपल में मान लो 10 आइटम है तो N2 हो जाएगा मान लो 10, तीसरे सैंपल में मान लीजिए 8 आइटम है तो N3 हो जाएगा 8। ठीक है, तो एक तो स्मॉल एन जब भी मैं लिखूं मेरा मतलब इस एक सैंपल में कितनी आइटम मैं ले रहा हूँ। एक मैं टर्म यूज करूंगा स्मॉल के। स्मॉल के का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स। सैंपल कितने हैं, अब जैसे यहाँ सैंपल कितने हैं, 1 2 3, यहाँ सैंपल है अपने 3, तो k इज इक्वल टू 3। अगर 4 सैंपल होंगे तो नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे 4, 5 है तो 5। ठीक है, एक टर्म्स में यूज करूंगा कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम्स है कितनी, पहले सैंपल में थी भैया 5, दूसरे में 8, दूसरे में 10, तीसरे में 8, तो 8 और 5 13 और 10 23, 23 आइटम है टोटल। ठीक है, तो ये कैपिटल एन से डिनोट किया जाएगा कि कुल मिलाकर कितनी आइटम्स को आपने कंसिडर किया। अब ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा, ये 2 ढंग से किया जाता है। ठीक है, 2 ढंग से हम लोग करते हैं, एक होता है वन वे एनोवा और दूसरा होता है 2 वे एनोवा। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी प्री अजम्पशन होती है नॉर्मेलिटी की, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये वन वे एनोवा और 2 वे एनोवा क्या होता है। वन वे एनोवा केवल एक चीज पर ध्यान दे रहा है। आप सपोज इस तरह से मान लीजिए मान लो हमने 4 खेत का एग्जाम, मान लीजिए 3 जो है अलग अलग गांव लिए। एक विलेज एक्स है, एक विलेज वाई है, एक विलेज जेड है। ठीक है, इनके मैंने 4 प्लॉट लिए। ठीक है, इनके हमने 4 प्लॉट्स लिए हैं, 5 प्लॉट्स, 4 प्लॉट्स एक्स के, 4 वाई के और 4 जेड के। ठीक है, 100 हेक्टेयर के। और उनमें हमने देखा भी कितना प्रोडक्शन हुआ। मान लीजिए यहाँ 100 kg का, यहाँ मान लो 125 kg का, या 110 kg का, या मान लो 90 kg का, और यहाँ 105, कुछ भी लिख दिया मैंने ऐसे मन से। चलिए 5 ले लिए मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, 4 ही बहुत है, वैसे बड़ा हो जाएगा। चलिए वाई में जैसे मैंने लिया 120, 110, 105 और मान लीजिए 95। जेड में मान लीजिए हमने ले लिया 100, 90, 85 और मान लीजिए 150। ठीक है, अब अगर मैं या तो सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये तीनों विलेज के जो खेत हैं उनकी उपज में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ, तो ये है वन वे एनोवा, सिर्फ एक ही बात को। लेकिन अब साथ में मान लीजिए मेरे मन में आए कि मैं ऐसा करता हूँ कि एक टेस्ट और भी लगा लेता हूँ। ये जो इधर वाले हैं इन सब पर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ हमने फर्टिलाइजर डाला ABC ब्रांड का, यहाँ हमने मान लीजिए XYZ ब्रांड का फर्टिलाइजर यूज किया। इसके लिए हमने मान लो WPY, यहाँ मान लो हमने कुछ भी लिख दिया LMN। ये 4 अलग अलग फर्टिलाइजर्स हमने यूज किए। अब या तो मैं सिर्फ ये चाहूँ कि भाई इन चारों फर्टिलाइजर्स का क्या कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, क्या ये चारों फर्टिलाइजर्स सिग्निफिकेंटली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, क्या इन फर्टिलाइजर्स के कारण जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें कुछ फर्क आ रहा है, तो ये वन वे एनोवा है। अगर मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या इन तीनों खेतों के प्रोडक्शन में, तीनों गांवों के जो खेत हैं उनके प्रोडक्शन में डिफरेंस सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो ये वन वे एनोवा है। लेकिन अगर मैं एक ही टेस्ट में ये भी देखना चाहूँ कि साथ साथ ही मुझे पता चल जाए कि तीनों विलेज की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, और चारों फर्टिलाइजर्स को यूज करने से उनकी प्रोडक्टिविटी में जो अंतर आ रहा है वो अंतर सिग्निफिकेंट है या नहीं, मतलब एक साथ ही दोनों चीजें, ये कॉलम है, इनको बोलते हैं कॉलम,
ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, ऊपर से नीचे जो होते हैं उनको कॉलम, और ये कहलाती है रो। तो जब मैं रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरफ से देखना चाहता हूँ कि रो वाइज जो वैल्यूज हैं क्या वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफर है या नहीं, कॉलम वाइज जो वैल्यू है क्या वो एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफर है या नहीं, तो मैं बात कर रहा हूँ फिर टू वे एनोवा की, दोनों तरफ चलने वाला एनोवा, रो वाइज एंड कॉलम वाइज विश्लेषण। ठीक है, टू वे एनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वन वे और टू वे दोनों फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज इसमें जो और पढ़ी जाएगी वो इसके मेथड्स होंगे। मेथड्स में एक तो होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपल सी मैं आपको बता दूं, सभी सैंपल्स का अपना वेरिएंस निकालेंगे, क्योंकि सैंपल विद इन वेरिएंस ही है, इन सैंपल का अपना वेरिएंस क्या है और इन सैंपल्स के बीच का वेरिएंस क्या है, और फिर तुलना कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन ये बहुत कम यूज होगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क काफी ज्यादा हो जाता है, खास तौर पर जब बड़े बड़े सैंपल होंगे, ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो कैलकुलेशन वर्क हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो ये तो बस लिमिटेड सा हम सिर्फ समझने के लिए आपको बताएंगे एक या दो एग्जांपल में, बाकी इसके बाद फिर यूज होगा इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो है इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो हमारी कम हो जाएगी। शॉर्टकट में एक चीज और टर्म यूज हुआ करेगी जिसको हम कोडिंग बोलते हैं। तो एफ रेशियो की एक विशेषता होती है कि ये जो है ना पूरे सैंपल, ये अब ये कितनी आइटम है, 4, 4, 8 और 4, 12, इन सभी 12 आइटम्स में से अगर आप एक कॉमन वैल्यू जोड़ दो या घटा दो या गुना कर दो या भाग कर दो तो एफ रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब में से 100 घटा दो, सब में से 90 घटा दो, अगर आपको लगता है कि इससे वैल्यू छोटी हो जाती है तो कर दो, कर सकते हो। सब में से 80 घटा सकते हो, माइनस की वैल्यू हो तो कुछ सब में कुछ जोड़ सकते हो, फ्रैक्शन में वैल्यू है तो सबको गुना कर सकते हो ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए, डिवाइड कर सकते हो, सारी मान लो 5 से डिविजिबल है आपको यहाँ नजर आ रही है तो आप सबको 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हो जिसमें सभी वैल्यूज को एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड या लेस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कोडिंग करना। ठीक है, तो एक कोडिंग मेथड करके शॉर्टकट हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और बाद में तो फिर आपको सॉफ्टवेयर से देखना है तो सॉफ्टवेयर में तो वैसे ही कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती, वहां तो जस्ट हमें इंटरप्रिटेशन करना आ जाए वो काफी होता है। ठीक है, तो शुरू कैसे हो इसको नेक्स्ट टाइम कराएंगे, अभी फिर ये लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हम पहले इसका डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, पहले हम इसको वन वे एनोवा में पढ़ेंगे। तो वन वे एनोवा में पहले हम इसका डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड और कोडिंग को देखेंगे, और फिर हम आएंगे टू वे एनोवा पर, और वहां पर हम इसका केवल शॉर्टकट ही लेंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो फिर ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अब आगे जो हमने पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया उसकी रूपरेखा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एफ रेशो, एफ टेस्ट और एनोवा मैंने शुरू करवा दिया थ्योरेटिकली,